नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी रेखी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, लोक सेवा आयोग ने रद्द की पटवारी लेखपाल की परीक्षा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और 12 फरवरी को फिर से परीक्षा होगी। लेखपाल पटवारी की परीक्षा 12 फरवरी को एक बार फिर से होगी। आरोपी संजीव चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। आयोग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात था संजीव चतुर्वेदी और पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है संजीव चतुर्वेदी। 8 दिसंबर को लेखपाल पटवारी की परीक्षा हुई थी। एसटीएफ ने मामले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 फरवरी को होने वाली लेखा परीक्षक का परीक्षा 19 फरवरी को होगी और परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त कानून सरकार की तरफ से लाया जाएगा। आज बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से इस परीक्षा को करवाया जाएगा। रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूकेपीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फ़ोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, क्या और अपडेट है इस पूरी खबर पर? आयुषी, देखिए, इस मामले में कुछ और नया इनपुट लोक सेवा आयोग की तरफ से मिला है। ये पेपर लीक का मसला ना होकर के क्वेश्चन बैंक लीक होने का मसला है। यानी आप अगर इस बात को इस तरह से समझते हैं कि पहले क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है जिसमें तकरीबन 450 क्वेश्चन संग्रह किए जाते हैं। उसके बाद फिर रिव्यू करने के लिए एक्सपर्ट की टीम आती है। उसके बाद फिर पेपर सेटर आते हैं और फिर मॉडरेटर आता है। मॉडरेटर 3 सेट प्रश्न पत्र के बनाता है, फिर वो प्रकाशित होने के लिए जाते हैं। तो ये जो कार्रवाई हुई, ये जो काम हुआ है, जो कृत्य हुआ है, ये जब क्वेश्चन बैंक बनाया गया था तो क्वेश्चन बैंक लीक कर दिया उसने। क्योंकि एक अभ्यर्थी के मोबाइल से 87 प्रश्न जो मिले हैं उनमें से 37 प्रश्न ही इस परीक्षा में आए थे। तो ये पेपर लीक का मसला ना होकर क्वेश्चन बैंक लीक करने का मसला है। और इसमें इसको जो अनुभाग अधिकारी है जिसकी कस्टडी में क्वेश्चन बैंक रखा गया था, उसने क्वेश्चन बैंक लीक किया, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके अलावा और बहुत सारे गंभीर मामले हैं। आयोग ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि 12 अगस्त को डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें साफ साफ लिखा गया था कि यहाँ पर एक अभिसूचना इकाई स्थापित कर दी जाए ताकि आयोग के कर्मचारियों पर भी निगरानी रहे। लेकिन वो इकाई, वो जो LIU वहाँ पर, जो इंटेलिजेंस वहाँ पर लगाई जानी थी, वो इकाई वहाँ स्थापित नहीं हो पाई। और यही हुआ कि लोक सेवा आयोग के भीतर जो विभीषण थे वो पकड़ में नहीं आ सके। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का ये कहना था कि मुझे भी सर्विलांस पर रखा जाए तभी पारदर्शिता आएगी, लेकिन वो काम भी नहीं हो पाया। अब ये लापरवाही बिल्कुल सामने आ रही है और मुख्यमंत्री ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। लेकिन एक अच्छी बात आयुषी ये है कि इस परीक्षा को टाला नहीं गया। अगले ही महीने 12 तारीख को दूसरी परीक्षा हो रही है, तो युवाओं को निराश नहीं होना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को फिर से होल्ड कराने की तैयारी कर ली है और ये परीक्षा, इस परीक्षा का संचालन भी उसी दिन होगा जिस दिन दूसरी परीक्षाएं हो रही। जी, अब अजीत जी, कैसे ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि अगर अगले महीने परीक्षा होगी, पूरी पारदर्शिता के साथ होगी, नकल विहीन होगी, कैसे ये मान लिया जाए? कैसे अब जो भरोसा है जो युवाओं के अंदर वो स्थापित किया जाएगा प्रशासन की तरफ से? आयुषी, देखिए, मुझे लगता है जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कल मुख्य सचिव ने इस पूरे मामले को लेकर के एक मीटिंग बुलाई है और उसमें ये देखा गया है कि जो आयोग ने जिस तरह के संसाधन और जिस तरह की एहतियात बरतने के लिए जो डिमांड पत्र भेजा था वो उसके हिसाब से वो नहीं बन पाया। तो कल मुख्य सचिव इस बात का रिव्यू कर सकते हैं कि ये कहाँ कमी रही है और जो पिछली बार जो लीकेज रह चुके हैं, तो लीकेज जो थे उनको बंद करने का प्रयास इस पर करेगी सरकार, ऐसा दावा कर रही है। तो कितने पुख्ता इंतजाम होते हैं तो 12 फरवरी को पता चलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 12 फरवरी को एक बार फिर से लेखपाल पटवारी की परीक्षा होगी, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी कार्रवाई आज ही एसटीएफ ने की थी, जहां तमाम जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से परीक्षा को करवाया जाएगा।
और अगली खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में 50,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर ढेर हो गया है। हिस्ट्री शीटर साजन उर्फ कल्लू ढेर हो गया है। कंकरखेड़ा थाना इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ में से ढेर किया है। हिस्ट्री शीटर पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। गंगानगर में सपा नेता के घर पर डकैती हुई थी, जिसमें भी हिस्ट्री शीटर साजन फरार चल रहा था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में यह था। एसपी ने बताया कि D84 गैंग का सदस्य था हिस्ट्री शीटर साजन, जिसे आज पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है। तो 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। सपा नेता के घर डकैती मामले में भी ये आरोपी फरार चल रहा था, जिसे आज पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। साजन इसका नाम बताया जा रहा है। 50,000 का इनामी बदमाश था साजन, जिसकी तलाश में काफी लंबे समय से पुलिस जुटी हुई थी। कंकरखेड़ा के अंतर्गत एक 50,000 का इनामी जिसका नाम कल्लू उर्फ साजन है और ये थाना गंगानगर से डकैती में वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। साथ ही साथ ये इसका जो है गैंग पंजीकरण भी जिला स्तर का था और ये हिस्ट्री शीटर भी है। आज सूचना मिली थी कि ये अभियुक्त यहाँ से गुजर रहा है। पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तो इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा अपने बचाव में गोली चलाई गई, जिसमें कि जो अभियुक्त है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको पुलिस के द्वारा उसकी जान बचाने के लिए जिला अस्पताल तुरंत ही भेजा गया। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के लालबाग इलाके में भीषण आग लग गई। सीट कवर के कारखाने में ये भीषण आग लगी है और आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के सहारे हालांकि आग पर काबू पाया गया है। ये बड़ी जानकारी और मौके से ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और अब ये जानकारी मिल रही है कि फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है और मौके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ी फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को इस आग को बुझाने में। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी थी। हालांकि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और किसी भी तरीके की कोई जनहानि इस घटना में नहीं हुई है। लालबाग इलाका बताया जा रहा है, जहां अचानक से इस कारखाने में आग लगी। क्या वजह रही आग लगने की, इसके पीछे जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक्शन में एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी दिखे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। अवैध निर्माण करके बनाई गई दुकानों पर आज बुलडोजर चलाया गया है। मौके पर भारी फोर्स के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से अवैध निर्माण पर आज प्रशासन का पीला पंजा चला है। एक्शन में एलडीए उपाध्यक्ष नजर आए और मौके पर इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। साथ ही साथ जो आला अधिकारी थे वो भी मौके पर मौजूद रहे। अवैध निर्माण करके ये दुकानें बनाई गई थी। कई बार नोटिस देने के बावजूद भी इस अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया और आज प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और मौके से ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब ये कार्रवाई हुई, किस तरीके से वहां लोगों में हड़कंप मचा रहा। भारी पुलिस संख्या की मौजूदगी में आज इस अवैध निर्माण को हटाया गया। आला अधिकारी भी मौके पर नजर आए और आगे आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसे लेकर एक्शन में लगातार जो एलडीए के उपाध्यक्ष हैं इंद्रमणि त्रिपाठी वो नजर आ रहे हैं। इधर बुलंदशहर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 157 पेटी अवैध शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक ट्रक से अंग्रेजी शराब बरामद की है और बरामद शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। इधर पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ कर रही है। पुलिस इनके आकाओं के बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिनके इशारे पर शराब की तस्करी की जा रही है। अगली खबर रामपुर से है। यहां अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। मामले में अब्दुल्ला आजम के साथ साथ आजम खान और तंजीन फातिमा आरोपी हैं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी और रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में कल फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। तो जोशीमठ में दरार वाले मलारी इन होटल को गिराने की प्रक्रिया आज शुरू कर दी गई थी। पहले दिन होटल की छत पर सीबीआरआई के नेतृत्व में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और टेक्निकल टीम ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की और गैस कटर के जरिए छत से पानी की टंकियां और लोहे के ग्रिल भी हटाए गए। वहीं एसडीआरएफ के डीसी मिथिलेश सिंह ने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से रात में होटल को गिराने का काम बंद रहेगा।
डिसमेंटल की कार्रवाई प्रारंभ तो की गई थी, लेकिन अंधेरा भी हो चुका है काफ़ी। पहले चरण में हम लोगों ने यहाँ पे अभी बिजली के पोल काटे गए हैं, बिजली की सप्लाई रोकी गई है और पानी की सप्लाई भी रोकी गई। जो भी सामान ऊपर सुरक्षित निकाले जा सकते थे उसको निकाला गया है। अब जो है चूँकि मौसम भी ख़राब है और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है और ठंड भी काफ़ी है, तो CBRN की टीम के द्वारा बताया गया कि हम मॉर्निंग में इसमें काम स्टार्ट करेंगे। इधर जोशीमठ में आपदा के हालात पर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ऊर्जा मंत्री RK सिंह के अलावा सेना के अफसर समेत कई और भी लोग मौजूद थे। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में गृह मंत्री ने सभी केंद्रीय मंत्रियों से जोशीमठ का हाल जाना और साथ ही साथ वहां चल रहे राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर के आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। अगर बात करें तो इस बैठक में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और इसके अलावा अगर बात करें तो ऊर्जा मंत्री RK सिंह मौजूद रहे। जिस तरीके से जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है, इसको लेकर के गृह मंत्रालय काफी ज्यादा संजीदा है, क्योंकि जोशीमठ न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो चीन बॉर्डर के पहले आखिरी शहर कह सकते हैं जोशीमठ को, जहां पे भारतीय सैन्य साजो सामान भी रखे जाते हैं, भारतीय सैन्य की टुकड़ियां भी मौजूद रहती हैं और तमाम तरह जो जरूरत के सामान रहते हैं भारत की सेना के लिए सीमा पर पहुंचाने के लिए, वो भी रखे जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है, इसको लेकर के केंद्र के सभी मंत्रालय संजीदा हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके साथ साथ गृह मंत्री ने भी बैठक करके वर्तमान हालातों को जाना है और ये भी साथ में जाना है कि किस तरीके से वहां पे सड़कें धंसी हैं, किस तरीके से वहां पे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। सरकार का सबसे बड़ा पहला कदम यही है कि वहां जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। और इसके अलावा जोशीमठ में जिस तरीके से भूधसाव हो रहा है, इसको लेकर के तमाम तरह जब वैज्ञानिक परीक्षण हुए, वहां पे जो वैज्ञानिक पहुंचे थे, जो तमाम सारे अन्य एजेंसियां पहुंची थी, उनके परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद जो भी वहां पे संभव हो वो कार्य किया जाए, जिससे कि जोशीमठ में भूधसाव को रोका जा सके और वहां पे कहीं ना कहीं सुरक्षित लोगों को किया जा सके। इसको लेकर के भी अब गृह मंत्रालय ने आज एक बड़ी बैठक की, जिसमें वर्तमान स्थितियों को जाना है और वहां पे रह रहे लोगों को मदद के लिए हर संभव कहा है। कृष्ण वीरपाल राव के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। वहीं जोशीमठ में पहाड़ों के दरकने और वहां से लोगों के पलायन करने का मामला अभी गरमाया हुआ है। वहीं बागपत में भी जमीन धंसने और दीवारों में आई दरारों ने टेंशन बढ़ा दी है। ठाकुर द्वारा इलाके के दर्जन भर ऐसे मकान हैं जिनमें दरार इतनी गहरी है कि अनहोनी होने का खौफ लोगों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ADM बागपत प्रतिपाल सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की है। साथ ही साथ PWD और अन्य विभाग की टीम मौके पर भेजने की बात कही। हमारी नगर पालिका की टीम लग के खुदाई की है जहाँ जहाँ मकानों में दरारें आई थी। तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा कि उनमें पानी के लीकेज के कारण ही जो कुछ ज़मीनें बैठी हैं उसके कारण मकानों में दरारें आई हैं। फिलहाल हम लोग द्वारा निरीक्षण किया गया है। अभी हम अपने इंजीनियर्स भी लगाएंगे इसमें कि इनकी स्ट्रेंथ को चेक कर लें कि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी कि इनके मकानों को क्षतिग्रस्त या क्षति पहुँचे। तो पूरा प्रयास रहेगा कि कहीं कुछ ऐसा हो ना, और जो भी समस्या है उसका रिजॉल्व कराएंगे हम लोग। जोशीमठ में जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं और उसके बाद वहां से लोगों को दूसरे सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, तो खाली पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी जो जमीन है वो दरकने लगी है। इस वक्त मैं बागपत में खड़ा हूं और बागपत के ठाकुर द्वारा इलाके की आप ये तस्वीर देख लीजिए कि यहां भी 1 दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई हैं। दरारें देखिए, ये दरारें आई, बढ़ती चली गई और जब इन लोगों को दिखा कि दरारें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो फिर लोगों ने अपने जो घर है वहां पर इन दरारों को भराने का काम करना शुरू किया। और उसके बाद देखिए फिर ये पता लगा कि आखिर जमीन दरकने की वजह क्या है। उस वजह को तलाशने के लिए देखिए कितना जो गहरा गड्ढा है, वो घर के भीतर चूंकि जो फर्श है वो फर्श बैठ गया और फर्श बैठने के बाद जब ये गड्ढा खोदा गया तो पता लगा कि यहाँ पर पानी आ रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है, यही अपने आप में एक जांच का विषय है और इसी को लेकर ये लोग परेशान हैं कि पानी आ रहा है, मिट्टी बैठ रही है और उसी की वजह से शायद इन लोगों के जो मकान में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। अगली खबर बागपत से है, जहां के ठाकुर द्वारा इलाके में घरों में दरार आने से लोगों में अब दहशत है। लोगों ने घरों में आई दरारों को जब ठीक करवाने की कोशिश की तो दरारें और भी उभर गई है। जमीन में गहरा गड्ढा कराया गया तो जमीन में पानी निकलने लगा। घर के हर हिस्से में दरार है और ऐसे में पूरा परिवार एक कमरे में रहने को मजबूर है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सरोज शर्मा ने। अब इस पूरे कमरे की आपको एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए,
किस तरीके से यहाँ पर देखिए, ये भी दरार यहाँ पर आई हुई है, ये दरार यहाँ पर देख लीजिए, ये भी यहाँ पर दरार आई हुई है। और पूरे और मकान को भी पूरे को मैं दिखा देता हूँ। अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र सर एक तस्वीर दिखाएं। ये देखिए जो फर्श है वो फर्श यहाँ पर बैठ गया है, और जो चौखट है उस चौखट से और जो दीवार है वो भी यहाँ पर अलग हो गई है। दरार कितनी गहरी है देखिए, मेरा जो हाथ है वो मेरा हाथ इस चौखट और चौखट के ऊपर की जो दीवार है देखिए पूरा इसमें कितना, मतलब यहाँ पर जो गैप है वो गैप नजर आ रहा है। ये देखिए, और जो देख रहा हूँ कि आपके तो पूरे मकान में फर्श बैठ गया है, जो दीवारें हैं उनमें दरारें हैं, चौखट ने अपनी जगह छोड़ दी है। क्या दिक्कत है, कितनी परेशानी में? परेशानी तो आप देख रहे हैं, बहुत परेशानी है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं अब आगे करूं क्या। अगर इसमें ही मैं भराव कर लेता हूं, मट्टी भर देता हूं, तो दलदल हुई पड़ी है नीचे, वो फिर भी नहीं, वो दलदल सी रह जाएगी, वो सूखेगी नहीं। अब कब तक मैं खुला रखूं? बच्चों की स्थिति क्या है, मतलब एक कमरे में सारे पड़े हैं। बस सबको इस डर सता रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जिस तरीके से फर्श यहाँ पर आप बैठता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि बागपत के ठाकुर द्वारे के जो इलाके के लोग हैं वो दहशत में हैं कि जो दरारें हल्की थी अब वो दरारें जो हैं वो उभर कर और ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, और फिलहाल समाधान उनका निकलता नजर नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। तो वैसे इलाके में चर्चा ये भी है कि कुछ महीने पहले गैस पाइपलाइन डाली गई थी और उसकी वजह से पानी की पाइपलाइन कई जगह पर डैमेज हो गई है। मामला गरमाया तो बागपत नगर पालिका प्रशासन की नींद टूटी और इलाके में खुदाई करके पानी की लाइन को बंद कर दिया गया है। अब दूसरी पाइपलाइन डालने की तैयारी की जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बागपत के ठाकुर द्वारा इलाके में जब जमीन में दरारें आने और मकान में दरारें आने की जो बात है वो जब जंगल में आग की तरह फैली, तो शायद बागपत नगर पालिका प्रशासन की जो नींद है वो टूटी है। और शायद उसके बाद यहाँ पर अब टीम भेजी गई है ये जांच करने के लिए कि आखिर पानी कहाँ से आ रहा है, क्या पानी ही कोई वजह है, कोई और वजह तो नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये गड्ढा यहाँ पर खोदा गया, और जो मेन पाइपलाइन है जो इन गलियों से गुजर रही है, इन गलियों से आ जा रही है, फिलहाल उसको यहाँ पर बंद करने का जो काम है वो कर दिया गया है, ताकि जो और पानी यहाँ से ना आए और मकानों की दरारें और ज़्यादा गहरी ना हो जाएं। जो ज़मीन, कई जगह ज़मीनों में दरारें आ गए और फर्श कहीं ना बैठ जाए, तो प्रथम दृष्टया इन लोगों को लगता है कि शायद ये पानी की वजह से ऐसा हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर जो पाइपलाइन है वो बंद कर दी गई है। लेकिन पाइपलाइन बंद हो जाने की वजह से इन लोगों के आगे पानी का संकट भी कहीं ना कहीं पैदा हो जाएगा। अब इन लोगों की ये सोच है कि शायद इसको करके देखा जाए, कुछ राहत मिल जाए, लेकिन वजह कहीं कोई और तो नहीं है, कोई इसके पीछे की वजह नहीं है। उसको लेकर जो टीम है वो बागपत जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर गठित कर दी गई है, और वो टीम यहाँ पर जांच करेगी, आकलन करेगी कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना दिक्कत को शायद कुछ हद तक रोका जा सके। फिलहाल जो जांच टीम यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग की आएगी वो पूरी तरीके से तस्वीर साफ करेगी कि आखिर मकानों में दरारें आने के पीछे की वजह और जमीन के जो फर्श पूरी तरीके से दरक रहे हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में डर का माहौल है, जिसकी वजह से मुसलमान, महिलाएं और दलित समाज दहशत में है। इमरान प्रतापगढ़ी गुरुवार को जमानत के लिए कोर्ट में पेश हुए थे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कटघर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी, और इसी मामले में कोर्ट ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।